जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और जैसा हम लोग प्रत्येक टेस्ट में, हर इस पूरी श्रृंखला के प्रत्येक टेस्ट में हम लोग अलग अलग विषय वस्तु पर टेस्ट बना करके और पर्टिकुलर एक टॉपिक लेकर के उसी पे आधारित प्रश्न हम देखते हैं गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक खंड में आपके साथ उन प्रश्नों पर चर्चा करूं जो न केवल राजस्थान की बल्कि अन्य स्टेटों की परीक्षाओं में भी आए हैं। विशेष तौर पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सीटेट में जब कोई प्रश्न आते हैं चिंतन स्तर के, आपने देखा होगा कि सीटेट में प्रश्नों का साइज जो होता है साइज भी काफी बड़ा होता है, भाषा बहुत लंबी होती है। तो हमको ये थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा क्योंकि अभी मैंने आपको बोल दिया था कि हमको दोनों प्रकार के प्रश्नों पे बात करनी है, जो कंटेंट से जुड़े सीधे सीधे प्रश्न आते हैं उन पर भी बात करनी है और चिंतन स्तर की। तो आप देखेंगे जब ये टेस्ट सारे के सारे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आगे और ज्यादा कुछ कठिन प्रश्नों का समावेश करता जाऊंगा, लेकिन आवश्यक प्रश्न भी हमको करने ही करने हैं क्योंकि वो हमारे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस खंड में मैं जो बात कर रहा हूं वो योजना से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। योजना निर्माण जो होते हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, मैंने अपने कोर्स में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है, उनके सही क्रम को भी पढ़ा रखा है। देखते हैं इस खंड में हमारे कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप देखिए पहला प्रश्न है कि हार्वर्ड की पाठ्य योजना की पंचपदी, पहली प्रश्न पंचपदी प्रणाली का है। और आपको पता है हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली होती है उसके जो 5 पद होते हैं, 5 पद, वो 5 पद होते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये इसके संशोधन के बाद 5 पद हैं। मैंने संशोधन वाला जो 5 पद का फॉर्मेट है वो भी बता रखा है। जो मूल 4 पद जो दिए हर्बर्ट ने वो भी बता रखे हैं। ये प्रश्न अंतिम तौर पर जो 5 पद है उसमें से है। तो आप देखिए, अच्छा प्रस्तावना इसमें है ही नहीं, तो प्रस्तावना इसमें नहीं है। प्रस्तावना को कहा गया तैयारी, ध्यान रखो, प्रस्तावना को तैयारी भी बोलते हैं। ये मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूं। ये प्रस्तावना मतलब तैयारी, जो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके आप पाठ प्रस्तुतिकरण करते हो। पाठ के परिचय से पहले, विषय वस्तु के परिचय से पहले आपको एक तैयारी करनी पड़ती है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। तो तैयारी आएगा, पहला पद बिल्कुल सही है, तैयारी सब में है। दूसरा आएगा प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण इसमें है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। प्रस्तुतिकरण इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, और प्रस्तुतिकरण इसमें है तो ये सही है। तो इसका मतलब बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि दूसरा पद जो है, दूसरा पद ही इनका गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, तीसरा पद है तुलना, तो तुलना आप देखें, अच्छा इसमें अनुप्रयोग आ गया, अनुप्रयोग आ गया, तीसरा अनुप्रयोग तो सबसे लास्ट पद होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका मतलब डंके की चोट पर उत्तर होगा ये सही। और आप देखेंगे यहाँ पर तुलना के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, साचर्य। ध्यान रखो, तुलना को ही साचर्य कहा जाता है। साचर्य तुलना का ही दूसरा नाम है। तो तैयारी यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर्य यानी कि तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ये इसके 5 पद होते हैं। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली से जुड़ा प्रश्न हमेशा परीक्षा से कनेक्ट होते ही होता है जब भी योजना से आती है, क्योंकि पंचपदी प्रणाली योजना वाली खंड का सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसके 5 पदों को याद रखना है। और 5 पदों को मैंने जो विस्तार से मैंने पढ़ाया है कोर्स में, वहां पे मैंने बिल्कुल कब कब संशोधन हुए, जिलर और राइन जो थे इनके शिष्य थे, उन्होंने संशोधन किए, 2 बार संशोधन होकर के 2 रूप संशोधित रूप आए, मूल पद 4 दिए थे हार्वर्ड ने, ये मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो ये पहला प्रश्न अच्छा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ्य योजना, प्रतिमान। और आपको ये मैं बता चुका हूं कि योजनाओं का सही क्रम जो होता है, योजनाओं का क्रम जो होता है, योजनाओं का क्रम वो हमेशा वार्षिक सबसे पहले बनती है, जो पूरे सत्र के लिए बनती है। उसके बाद इकाई योजना बनती है, जो आपकी विषय वस्तु की समानता के आधार पर या अनुभवों की समानता के आधार पर एक समन्वित रूप होता है, इकाई योजना। और सबसे अंत में बनती है पाठ्य योजना। तो ये इनका क्रम होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले जो बनेगी इनमें, सबसे पहले बनेगी वार्षिक योजना। इस क्रम को याद रखेंगे, ये क्रम परीक्षा से कनेक्ट होता है अलग अलग रूप भाषाओं में। तीसरा प्रश्न है, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना, संस्थागत योजना, त्रैमासिक योजना। कक्षा शिक्षण को, और ध्यान रखो, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दैनिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना जो एक कालांश की होती है। मैंने हमेशा इस बात को जब जब मैंने पढ़ाया है, मैंने कहा है कि दैनिक पाठ्य योजना को
कक्षा शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कक्षा शिक्षण का ब्लूप्रिंट, यानी कि इस पाठ योजना की सफलता पर ही शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आपकी पाठ योजना कितनी प्रभावी है, उसी से ये निर्धारित होगा कि आपकी शिक्षण योजना कितनी प्रभावी है। तो कक्षा शिक्षण जो होता है डायरेक्ट, जहां पे हमारी पाठ योजना उसको डायरेक्ट प्रभावित करती है। वार्षिक योजना पूरे सत्र के लिए होती है। इकाई योजना कई सारी विषय वस्तु, कई सारे खंडों का, कई सारी पाठ योजनाओं का समन्वित रूप होता है इकाई योजना। तो कक्षा शिक्षण को प्रभावी लेकिन बनाएगी दैनिक पाठ योजना। इसे कक्षा शिक्षण का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों कहते हैं। एक अध्यापक कक्षा में आता है, वो अपने पढ़ाई जाने वाली प्रकरण का परिचय नहीं देता है, वो कक्षा में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि बच्चे जिज्ञासु हो, बच्चों को ये एक क्यूरियोसिटी आई कि आज हमको क्या बताया जाने वाला है। ये जो परिस्थितियों का निर्माण होता है, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, जाने को इस परिस्थितियों कहते हैं प्रस्तावना का आधार पूर्व ज्ञान होता है। अभी हम अलग से एक प्रश्न देखेंगे प्रस्तावना का आधार क्या होता है। तो पूर्व ज्ञान होता है, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना इस हिसाब से तैयार की जाती है कि वो आपको प्रकरण की ओर ले जाती है, प्रकरण की ओर, जो आपको प्रकरण पढ़ाया जाना है। तो प्रस्तावना में हम साधारण या कोई इधर उधर के सवाल नहीं पूछेंगे। हम प्रस्तावना इस प्रकार से निर्धारित होगी, प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से डिजाइन होंगे कि वो बच्चों के पूर्व ज्ञान को उस दिशा में ले जाएं जो प्रकरण पढ़ाया जाना है। और उस प्रकरण का जो परिचय दिया जाता है, उद्देश्य कथन, बच्चों ने मुझसे कई बार ऑफलाइन में पूछा कि सर उद्देश्य कथन क्या होता है। आप जब प्रस्तावना बच्चों की पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना तैयार करते हो, उस वक्त अंतिम जो कथन होता है, जो प्रकरण के परिचय से संबंधित होता है, वो उद्देश्य कथन होता है। तो उन परिस्थितियों को जो ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक कक्षा में प्रयोग में लेता है, उन परिस्थितियों को प्रकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उसे प्रस्तावना कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषाई तौर पर ध्यान रखेंगे। पाठ योजना की हर्बर्ट की पंचपदी उपागमों का तीसरा सोपान क्या है? तो तीसरा सोपान प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना। तीसरा तुलना है। प्रस्तावना ये तो पहला होता है, तुलना ये तीसरा होता है, प्रस्तुतिकरण ये दूसरा होता है ना, और सामान्यीकरण ये चौथा होता है। पांचवा अनुप्रयोग इसमें दिया नहीं है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि तीसरा सोपान क्या है? तीसरा सोपान ये है, तुलना एवं साचर्य, ये इसका तीसरा सोपान होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। अभी मैंने कहा ऐसा प्रश्न आएगा, प्रस्तावना का मूल आधार विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन, डंके की चोट पर ढोल बजा करके पूर्व ज्ञान होता है। प्रस्तावना होती ही बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर होती है, जो उनको प्रकरण की ओर ले जाती है। चलिए, तो प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसका कौन सा एक गुण नहीं है? अधिक सीखने की उत्सुकता, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डंके की चोट में होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अत्यावश्यक है कि सीखने की उत्सुकता हो। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता डंके की चोट पर होता है। कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क भी डंके की चोट पर होता है। कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। कठिनता होती होगी, लेकिन ये दृष्टिकोण का पार्ट नहीं है, अंग नहीं है दृष्टिकोण का। खुला मस्तिष्क होना, व्यवहार में समस्याओं के प्रति वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर होना, और सीखने की उत्सुकता, ये तीनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े तत्व है। अगला प्रश्न है, इकाई योजना क्या है? पाठ के छोटे छोटे अंश पाठ योजना होते हैं। पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, ये धन को कुछ उस दिशा में ले जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं करता है। अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप, ये इकाई योजना होती है। मॉरिसन ने जो इकाई योजना दी, उसमें इस बात को कहा कि विषय वस्तु की समानता के आधार पर या अनुभवों की समानता के आधार पर जो समुच्चय बनेगा, जो समन्वित रूप होगा, वो इकाई होगी। ये इकाई योजना की परिभाषा है मॉरिसन की, जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं इकाई योजना के। तो अनुभव और दो ही प्रकार की, मैंने इकाई योजना में मैंने बताया भी है, शायद इस टेस्ट में प्रश्न भी है कि इकाई योजना कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया दो प्रकार की, एक तो विषय वस्तु केंद्रित और एक अनुभव केंद्रित। विषय वस्तु की समानता के आधार पर, अनुभवों की समानता के आधार पर। तो अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप जो होता है, उसे इकाई योजना कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा भी है। अगला प्रश्न है, इकाई योजना कितने प्रकार का? आ गया प्रश्न, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है।
और मैंने बता रखा है इकाई योजना पहली होती है विषय वस्तु केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, और दूसरी होती है अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि इकाई योजना के कितने प्रकार होते हैं, डंके की चोट पे इकाई योजना के 2 प्रकार होती है, विषय वस्तु केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित अनुभव केंद्रित। 9वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है प्रस्तावना का मूल आधार होता है। अच्छा, ये प्रश्न शायद डबल रिपीट हो गया है। प्रस्तावना ये ऐसा प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, समस्या मूलक प्रश्न, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। पूर्व ज्ञान होता है, प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बनाई जाती है। तो विद्यार्थी, योजना से जुड़े कुछ अच्छे प्रश्न है। ये एक प्रश्न डबल रिपीट हो गया, पर प्रश्न इंपोर्टेंट है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं योजना वाले खंड के कुछ अच्छे टॉपिक से। आगे भी जो योजना पे मैं और जो टेस्ट बनाए हैं, उन टेस्टों में बड़े अच्छे प्रश्नों का समावेश है, और मैं ये चाहता हूं कि आपकी पूरी जो अवधारणा है योजनाओं को लेकर के, वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से वो क्लियर हो, और फिर लास्ट में मैं कुछ कठिनतम प्रश्नों के समावेश के साथ भी, तो हम कुल मिलाकर के अभ्यास को परिपूर्ण बनाए, एकदम संपूर्ण अभ्यास बनाए। फिर वो स्थिति जब बन जाती है, आपको टेंशन नहीं रहता है, पर आप उस प्रकरण को लेकर के बड़े टेंशन फ्री रहते हैं कि अब कैसा भी सवाल आएगा मैं इसको हल कर लूंगा। अगले टेस्ट में मैं योजना से जुड़े कुछ और अच्छे सवाल लेकर के आता हूं, और इस खंड में हम लोग न केवल योजना बल्कि और कई सारे जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जो कहीं जुड़े होते हैं पूरे शिक्षण विधियों के पाठ से, उनसे जुड़े प्रश्नों का भी समावेश होगा। अकेले योजना का नहीं होगा, योजना के भी होंगे, अन्य खंडों के भी होंगे, लेकिन जो जिन्हें हम एक टाइटल नहीं दे सकते, उन सबको हम इस खंड में पढ़ेंगे। अच्छे से प्रश्नों को कीजिए, डबल बार अगर देखने की जरूरत पड़ती है वीडियो तो 2 बार देखिए, लेकिन देखिए, समझिए, व्याख्याओं को समझिए, पीडीएफ के माध्यम से समझिए, टेस्ट के माध्यम से अभ्यास कीजिए। आगे के टेस्ट में हम लोग मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।